આજે આપણી સાથે છે केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर जी। सर, आपका स्वागत है। सबसे पहला सवाल ये है, 10 लाख नौकरियां बात की गई है 2024 तक। आप स्किल डेवलपमेंट भी देखते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप भी देखते हैं, आईटी भी देखते हैं मंत्रालय, तो किस तरह से ये 10 लाख नौकरियां दी जाएगी? व्हाट इज द रोड मैप? नहीं, देखिए, कोविड के बाद पहले साल में 21-22 के साल में ही आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स में 8-9 लाख नए जॉब्स क्रिएट हुए हैं। तो ये 10 लाख का तो टारगेट हम इजीली सरपास करेंगे। और पिछले 2 दिनों में एक सिक्वाया कैपिटल, एक ग्लोबल मशहूर इन्वेस्टर हैं, उन्होंने कहा है कि अगले 5 साल में ये डिजिटल टेक्नोलॉजी और डिजिटल अपॉर्चुनिटीज़ के कारण भारत में 10 करोड़ जॉब्स का अपॉर्चुनिटी है। तो ये जो प्री कोविड का जो हमारा एक आउटलुक था टुवर्ड्स एम्प्लॉयमेंट, टुवर्ड्स जॉब्स, टुवर्ड्स अपॉर्चुनिटी, और पोस्ट कोविड के बाद हम जब देख रहे हैं कि दुनिया में एक डिजिटाइजेशन का जो एक्सेलरेशन हो रहा है, और जो प्रधानमंत्री जी ने 7 साल से डिजिटल इंडिया पर एक फोकस उन्होंने किया था, तो मैं मानता हूँ आज, और इसीलिए मैं कॉलेज में जाता हूँ ऐसे, कि हमारे देश के सामने और हमारे युवाओं के सामने जो हम अपेक्षा भी नहीं कर सकते हैं उस तरह के अपॉर्चुनिटीज़ आ रहे हैं। तो लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ आ रहे हैं स्टार्टअप्स में, एंटरप्रेन्योरशिप में, ना कि ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज़ में, क्योंकि कोविड के बाद वर्कफोर्स में एक डिसरप्शन हुआ है, इकोनॉमिक मॉडल में काफ़ी सारा बदलाव आया है। तो ये एक ट्रांजिशन है कि ट्रेडिशनल जॉब से स्टार्टअप्स, एंटरप्रेन्योरशिप, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड डिजिटल स्किल लेड जॉब्स की तरफ दुनिया जा रहा है और भारत भी जाएगा। बिल्कुल सर, आप यहाँ गुजरात में आए हैं, यूनिवर्सिटीज़ में आप जा रहे हैं, लेकिन एक आपसे रिक्वेस्ट भी है कि जो स्किल डेवलपमेंट मतलब कौशल्य विकास, तो ये कौशल्य विकास केंद्र यहाँ पर खोले गए थे 2014-15। एक रिक्वेस्ट है कि आप इनकी भी मुलाकात ले, क्योंकि बहुत ही खस्ता हालत में है वो जो एक प्लान था कौशल्य विकास का, सक्सेस क्यों नहीं हो पाया? नहीं, देखिए, ये मैं मानता नहीं हूँ कि सक्सेस नहीं हो पाया, क्योंकि 5 साल में 3 करोड़ युवाओं का देश भर में स्किलिंग हुआ है। किसी न किसी स्किल में, छोटे स्किल, बड़े स्किल, शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग, लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग। और अगर आप 2017-18 और 18-19 के अनएम्प्लॉयमेंट के नंबर देखोगे, मेरा ये कहना है कि अनएम्प्लॉयमेंट के नंबर घटा है क्योंकि हमने बहुत सारे स्किल्ड युवाओं को स्किलिंग दिया है। यस। तो ये एक मोटा बैकग्राउंड है। ये सही है कि कोविड के बाद वर्कफोर्स में और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ में और इंडस्ट्रीज़ के जो डिमांड है उनमें काफ़ी बदलाव आया है। तो इसीलिए जुलाई 15, 2021 को प्रधानमंत्री ने बड़ा स्पष्ट एक आदेश दिया, हमें एक विजन भी सेट आउट किया है कि पोस्ट कोविड दुनिया में डिजिटल स्किलिंग और डिजिटल स्किलिंग, प्लेटफॉर्म लेड स्किलिंग हमें फोकस करना चाहिए। और हम उस पर हमने बहुत काम किया है, और बहुत जल्दी आप देखेंगे एक ऊर्जावान नए डायरेक्शन में हम स्किल लॉन्च करेंगे। PMKVY 4.0 बहुत ही जल्द होगा। और हमने स्किलिंग तो अभी स्कूल तक लेकर नेशनल एजुकेशन का पॉलिसी में स्किलिंग और वोकेशनल ट्रेनिंग स्कूल में करिकुलम में इंटीग्रेट हो गया है। 5000 स्कूल स्किल हब हम अनाउंस कर चुके हैं और बनाएंगे। तो स्किल प्रधानमंत्री के लिए, देश के लिए और हमारे युवाओं के लिए एक पासपोर्ट है, पासपोर्ट टू प्रॉस्पेरिटी, और हम सीरियसली लेते हैं। और उसको आने वाले दिनों में आप देखेंगे उसका इम्पैक्ट भी बहुत ज़्यादा होगा। पासपोर्ट की बात आपने की, मुझे एक चीज़ ये याद आई कि जो स्टूडेंट्स हैं वो यही पासपोर्ट दिखा के, अपना पासपोर्ट दिखा के आजकल US या कनाडा या ऑस्ट्रेलिया ज़्यादातर वहाँ जा रहे हैं। अगर हम आईटी में इतने ही स्किल्ड है अपने पास, यहाँ हमारे पास अगर इतने ही यहाँ पर संसाधन है, तो क्यों यहाँ के स्टूडेंट बाहर जाने की होड़ में लगे हुए? नहीं, ये तो एक ट्रेडिशनल एक प्रक्रिया रहा है बहुत सालों से। मैंने भी यहाँ पे कॉलेज करके मैं भी, मेरे फादर भी US में भेज दिए थे। क्योंकि उन दिनों में हमारे लिए लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज थे। अगर आप कोई सेठ के बैठाना हो, या कोई कनेक्टेड फैमिली के नहीं हो, या कोई पॉलिटिकली कनेक्टेड नहीं हो, हमारे अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ही कम थे।
पिछले 7 साल में प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक बहुत ही बड़ा काम किया है जो लोग अभी तक उन पूरी उसका इम्पैक्ट पहचान नहीं पा रहे हैं। उन्होंने 7 साल में एक ऐसा माहौल क्रिएट किया है कि जहाँ पर से भी हो बच्चा, आप दूर दूर के गांव से भी हो बच्चा, लेकिन आप में अगर दृढ़ निष्ठा हो, कैपेबिलिटी हो, कॉम्पिटेंस हो, आपको सिस्टम मदद करेगा। ये नहीं कि सिस्टम आपको रुकावट रोकेगा। आपको पैसा चाहिए, कैपिटल इज़ अवेलेबल। आपको सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, स्टार्टअप इकोसिस्टम इज़ अवेलेबल। आपको पढ़ना है, सीखना है, स्किलिंग इकोसिस्टम अवेलेबल। तो एक तरह से हमारे इकोनॉमिक स्ट्रक्चर जो 65 साल से 8, 10, 9 फैमिलीज़ पे निर्भर थे, जो हम पहले कहते थे, जो टाटा बिरला जो भी है, आज के दिन हमारे इकोनॉमी का स्ट्रक्चर ये बना है कि आने वाले सालों में ये लाखों एंटरप्रेन्योर्स के ऊर्जा के और उनके पैशन, उनके डिटर्मिनेशन, उनके सक्सेस से हमारे इकोनॉमी 2 ट्रिलियन से 3 ट्रिलियन, 3 ट्रिलियन से 5 ट्रिलियन पहुंचेगा। बिल्कुल। हाँ, तो ये एक बहुत ही एक बदला हुआ इकोनॉमिक आर्किटेक्चर बना है 7 सालों में। और मेरा तो आजकल मुझे देखने को मिल रहा है कि बच्चे जो बाहर उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिल रहा है, वो उसको छोड़कर इंडिया में स्टार्टअप स्टार्ट कर रहे हैं। काफ़ी लोग मुझे सर ऐसे मिलते हैं कि जो अपना स्टार्टअप करना चाहते हैं, अप्लाई भी किया हुआ है, लेकिन बैंक लोन के जंजाल में फंस जाते हैं। गारंटीज मांगी जाती है। अब जो इंसान कॉलेज से निकला है, तो क्या इस प्रक्रिया को थोड़ा सा सहज करने की ज़रूरत है? उसमें कुछ वो हो रहा है, वो होता रहेगा। आपने जो कहा है ठीक, एकदम ठीक कहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी के इंस्पिरेशन से आज हुआ क्या है कि एक तरह से इंग्लिश में कहते हैं द जीनी इज़ आउट ऑफ द बॉटल। तो ये कोई 1 करोड़ बच्चे या 50 लाख बच्चे नहीं करना चाहते हैं। ये करोड़ों में एक एस्पिरेशन बन गया है। तो हमारे सिस्टम को उस एस्पिरेशन को मैच करने में, सिस्टम यानी कि सरकारी सिस्टम, हाँ। वो स्टेट का हो, सेंट्रल का हो, उसमें थोड़ा वक्त लगेगा। क्योंकि बैंक्स ट्रेडिशनली कैसे लेंड करते हैं? लेंड करते हैं, आपका क्या लास्ट नाम है, आपका ग्रैंडफादर कौन थे, फादर कौन थे, आपके पास लैंड क्या है। हाँ, ये सब बदलना शुरू हो गया है। प्राइम मिनिस्टर ने मुद्रा लोन स्कीम शुरू किया है, नो कोलैटरल। पीएम स्वनिधि यानी कि कार्ट वेंडर, जिसको हर रोज मनी लेंडर से 2% इंटरेस्ट पे पैसा लेना पड़ता था या पड़ती थी इफ़ शी वॉज एन औरत, आज उनको मिल रहा पैसा फ्रॉम अ बैंक विदाउट एनी कोलैटरल। तो ये प्रोसेस जो है ना, ये मल्टी ईयर प्रोसेस है। तो ये जो मल्टी ईयर रिफॉर्म का जो एक तकनीक है, जो एक झटके में कोई अनाउंस कर दिया, 2 दिन में हो गया, वैसा नहीं हो। वैसा नहीं है। देश का एक मैं कहता हूँ एक वी आर अ बिग शिप। उसका डायरेक्शन बदलने में मेहनत, डायरेक्शन का विजन और सालों का मेहनत। तो ये जो आप कह रहे हैं ना, ये मैं कोई उसको डिस्प्यूट नहीं कर रहा हूँ, ये हो सकता है, लेकिन जो हम जा रहे हैं सही जगह पर जा रहे हैं। थोड़ा बहुत इन बिटवीन सबका इंक्लूजन मुश्किल पड़ेगा क्योंकि फाइनेंशियल सेक्टर का कैपेसिटी भी लिमिटेड है, लेकिन जल्द से जल्द ये जो हवा चला है, ये जो आग लगा है एंटरप्रेन्योरशिप। ओके। दूसरी एक बात, बहुत सालों पहले एक बात हुई थी, गुजरात को बनाएंगे आईटी हब, बेंगलोर से भी बड़ा बनाएंगे। कहाँ तक पहुँचा और रफ्तार क्यों धीमी हो गई? नहीं, रफ्तार देखिए, इसमें तो मैं मानता हूँ कि 30 साल से देश में आईटी सेक्टर के अपॉर्चुनिटीज़ कॉन्सेंट्रेटेड थे बेंगलोर। वो मेरा सिटी है, तो मैं कोई कंप्लेन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बात सही है। बेंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई और गुरुग्राम, ये 4 थे, और थोड़ा छोटा मोटा पुणे में। ये 4 साढ़े 4 सिटीज़ थे। आज अगर हम देखेंगे, इस 4.5 सिटीज़ में 10 नए सिटीज़ जुड़ गए हैं। उसमें अहमदाबाद, गांधीनगर एक, यहाँ पे TCS है, बड़े बड़े कंपनीज आ चुके हैं। हमारा और प्रधानमंत्री का एक लक्ष्य, बड़ा क्लियर संकल्प भी है, लक्ष्य भी है, ऑब्जेक्ट गोल भी है कि ये 5 सिटीज़ को छोड़कर अगले 3 साल में 20 ऐसे सिटी होने चाहिए इंडिया में जहाँ पर ये डिजिटल अपॉर्चुनिटीज़, टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ के युवाओं को, वहाँ के बच्चों को भी मिल सके। क्योंकि मेरे विजिट्स में, और मैं हर क्षेत्र में जा चुका हूँ अभी पिछले 1 साल में,
बेंगलोर के इंजीनियर की काबिलियत या युवा की काबिलियत वर्सेस अहमदाबाद वर्सेस गाज़ियाबाद या वर्सेस नागपुर नासिक, कोई फ़र्क नहीं है। वही डिटर्मिनेशन, वही पैशन, वही एनर्जी सब में है। राइट। तो ये अपॉर्चुनिटीज़ ले जाने थे TCS, इन्फोसिस, HCL, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल वगैरह बड़े बड़े कंपनी। सरकार तो नहीं ले जा सकता और हम IT में हैं भी नहीं, ऐसे कंपनी तो नहीं चलाते हम, लेकिन हमने बड़ा स्टेडिली इसको प्रोग्रेस किया है। बट आने वाले 2-3 साल में मैं मानता हूँ इन एडिशन टू टेक्नोलॉजी सर्विसेज ग्रोथ, हम देखेंगे ड्रोन्स, हम देखेंगे सेमीकंडक्टर्स, हम देखेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हम देखेंगे स्पेस, नए नए डोमेन्स में टेक्नोलॉजी एक्टिविटी स्टार्टअप्स हम देखेंगे, गुजरात में भी देखेंगे और अलग अलग शहर में भी देखेंगे। यस, मेरा सेमीकंडक्टर पे ही अगला सवाल था। आपने बोला था कि भारत हब बनेगा, कैसे बनेगा, क्या रोड मैप है, क्योंकि ये सेमीकंडक्टर्स की अभी अछत बहुत है, बहुत कमी है अभी, तो कैसे भारत उसमें योगदान रखेगा? इसका भी मैं आपको बताऊं, मैं साबरमती का एग्जांपल दूंगा एक और बार। देखिए कैसे हम आज के दिन में, अगर आप 5 साल, मैं अभी एग्जांपल देता हूं, हाल ही में इंटेल के CEO पैट गेल्सिंगर नाम के व्यक्ति हैं, Yes. बड़े मशहूर व्यक्ति हैं, वो आए थे दिल्ली, प्रधानमंत्री से मिले और फिर मुझसे मिले और मुझसे स्ट्रेट कहा, मैं जानता हूँ उनको पहले से, कहा कि अगर आप 2 साल मुझसे कहते कि इंडिया में आके फैब लगाइए, मैं आप पर हंसता। आज मैं कह रहा हूँ कि मैं अभी जान गया हूँ कि इंडिया इज़ वेरी सीरियस। एक वो एग्जांपल दे रहा हूँ, बेंगलोर में पहली बार, इंडिया के हिस्ट्री में पहली बार हमने एक सेमिकॉन इंडिया का कॉन्फ्रेंस किया, 3 दिन का ग्लोबल कॉन्फ्रेंस। जब हमने प्रधानमंत्री ने ये आइडिया दिया, लोग कहते थे नहीं कोई नहीं आएगा, इंडिया में सेमीकंडक्टर क्या इसमें क्या कनेक्शन है। मैं आपको बता दूं विथ ऑल सिंसियरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, दुनिया का हर सेमीकंडक्टर एक्सपर्ट, हर बड़े कंपनी के सीनियर लोग इस 3 दिन के कॉन्फ्रेंस में आए, पार्टिसिपेट किए और लास्ट दिन में एक सेशन था 5 हाई एम्बेसडर्स का, साउथ कोरिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका। उन्होंने कहा इंडिया विल बी, इंडिया मस्ट बी एंड इंडिया विल बी अ सेमीकंडक्टर नेशन। राइट। वो जानते हैं कि इंडिया बन गया है इलेक्ट्रॉनिक्स का एक बहुत बड़ा बेस और बनेगा और भी बड़ा बेस। राइट। तो हम आज के दिन कहते हैं कि देखिए इंडिया का डिमांड होगा सेमीकंडक्टर का $110 बिलियन पर ईयर इन 2029। राइट। एक और बहुत गंभीर मुद्दा है जो साइबर सिक्योरिटी को लेकर है, और ऑनलाइन गेमिंग। मैं दोनों को एक साथ ले लेता हूं क्योंकि साइबर सिक्योरिटी, आपने भी कहा था एक इंटरव्यू में, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में शायद, कि उस पर जितना ध्यान दिया जाना चाहिए उतना नहीं दिया जा रहा। और ऑनलाइन गेमिंग, अभी हाल ही में देखा एक बेटे ने अपनी माँ को मार दिया, इससे पहले भी काफ़ी ऐसी गेम्स आई है, बच्चों ने आत्महत्या की है। तो इन पे कड़ी नज़र रखी जाए या ऐसी गेमों को बैन करने के बावजूद भी ये चलती है तो उस पर कुछ एक्शन? नहीं, देखिए ये हुआ क्या है कि हमने इंटरनेट रेगुलेशन पर, हमने मींस इंडिया नहीं, दुनिया के सभी देशों ने इंटरनेट को एक इनोवेशन इकोसिस्टम मानकर उसका पॉजिटिव एस्पेक्ट्स पर ही हमने फोकस किया है। उसका हार्म जो है, क्राइम हो या एडिक्शन हो या जो एडिक्शन के रिलेटेड कॉन्सिक्वेंसेस हो, जो आपने कहा अभी एक केस, उस पर दुनिया के सभी कंट्रीज़ ने ध्यान नहीं दिया है। इंडिया ने एक लीड लिया है फरवरी 2021 में प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कि हम इंटरनेट को एक 4-5 फिलॉसफिकल पॉइंट्स के साथ जोड़ेंगे। वो क्या चीज़ है? ओपननेस, यानी इंटरनेट किसी एक बंदे का या स्टेट एक कोई गवर्नमेंट का कंट्रोल में नहीं आना चाहिए, यानी कि इट शुड बी फ्री एंड ओपन। सेकंड इज इंटरनेट शुड बी सेफ एंड ट्रस्टेड। सेफ्टी और ट्रस्ट जिसका कोरोलरी है साइबर क्राइम, राइट, उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान होना चाहिए और इंडिया को तो करेगा ही, लेकिन बाकी देशों को भी ध्यान देना चाहिए। इसमें बाकी देशों का रोल क्या है? क्योंकि इंटरनेट एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर बाउंड्री नहीं है। तो क्रिमिनल हो सकता है पाकिस्तान में, क्राइम हो सकता है इंडिया में, विक्टिम हो सकता है इंडिया में। तो हम ये भी नहीं कह सकते कि हम यहाँ पे प्रोसिक्यूट करेंगे विदाउट द हेल्प ऑफ द नेबरिंग कंट्री। तो एक ग्लोबल प्रोटोकॉल होना ज़रूरी है,
लेकिन हमारे डोमेस्टिक कैपेबिलिटीज, हमारे डोमेस्टिक पॉलिसीज आर बेस्ड ऑन दिस ओपननेस, सेफ्टी एंड ट्रस्ट एंड अकाउंटेबिलिटी। और हम हमारे रूल्स बना रहे हैं, डायरेक्शंस बना रहे हैं, पॉलिसी बना रहे हैं, और ये बड़ा क्लियर फोकस है प्रधानमंत्री का, बड़ा क्लियर विजन भी है कि इंटरनेट बहुत हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि 80 करोड़ इंडियंस जोड़ चुके हैं, अगले 3 साल में 40 करोड़ और जोड़ेंगे। इसमें महिलाएं होंगे, बच्चे होंगे पढ़ाई के लिए, बुजुर्ग होंगे अपने पेंशन और बाकी चीज़ों के लिए। सो हमारा इंटरनेट का जो माहौल है, एनवायरनमेंट है, इट शुड ऑलवेज बी सेफ एंड ट्रस्टेड। और क्राइम को डिटेक्ट करना, क्राइम को प्रोसिक्यूट करना, क्राइम, साइबर क्राइम को कम करना, ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव भी है, और हम काम कर रहे हैं और कैपेसिटी भी बिल्ड कर रहे हैं। ठीक है सर, एक अब पॉलिटिकल थोड़े सवाल भी आपसे करने थे। महाराष्ट्र की जो राजनीति अभी चल रही है, क्या लगता है कि अब महाराष्ट्र का भी गढ़ आला? नहीं, ये देखिए, ये मेरे पे स्केल से कुछ ज़्यादा ऊपर वाला क्वेश्चन है ये, लेकिन मैं बड़ा कॉमन सेंसिकल आंसर देता हूँ इसका। महाराष्ट्र का जो इलेक्शन हुआ था, जो स्टेट इलेक्शन हुआ था, उसमें मैंडेट वाज अगेंस्ट एनसीपी कांग्रेस, वो तो सब जानते ही हैं। और जो अलायंस था प्री पोल का, बीजेपी शिवसेना का, उनको एक रिसाउंडिंग मेजॉरिटी मैंडेट मिला था, और उस अलायंस का मैंडेट को ठुकरा कर उस अलायंस लोगों के मैंडेट के विरुद्ध सरकार बना, ये तो आप जानते ही हैं। तो अपॉर्चुनिज्म वो था, दैट वाज एन अपॉर्चुनिस्टिक अलायंस। अभी जो हो रहा है शिवसेना में, इट्स एन इंटरनल मैटर ऑफ शिवसेना। लेकिन बट आई फील एज अ कॉमन सेंसिकल, 16 साल से मैं पॉलिटिक्स में हूँ, ये तो एक इट इज़ अ कॉन्ट्रडिक्शंस एंड अपॉर्चुनिस्टिक पॉलिटिक्स जो है ना, आज के दिन में बहुत कम टिकता है। ये आप कुछ भी उसको बोल दो, MBA कह दो, MBA कह दो, ABCD कह दो, कोई भी नया नाम लगा दो, बट वो जो ग्लू था अपॉर्चुनिज्म का, वो जो उनका मूल आइडियोलॉजी था अपॉर्चुनिज्म, बिकॉज और उनके बीच में कोई कॉमन थिंग तो है नहीं। हाँ, तो अपॉर्चुनिज्म के ग्लू पर बना हुआ कोई भी पॉलिटिकल अलायंस टिकेगा नहीं। लेकिन सर ये ग्लू कुछ ज़्यादा ही मजबूत नहीं था? 2 बार ये ग्लू निकालने की कोशिश की, लेकिन निकल नहीं पाया। ग्लू का मतलब है जोड़ा गया, जो भी जोड़ा गया है, इसका मतलब है वो अनरावल भी हो सकता है, क्योंकि इट इज़ बेस्ड ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द ग्लू, राइट। एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द ग्लू इज अपॉर्चुनिज्म। Opportunism is a very short-term phenomenon, right, in politics, in public life generally. मैं तो वो बिलीव करता हूँ, मैं उन लोगों में से हूँ, पॉलिटिक्स में इसलिए आया हूँ क्योंकि मैं पब्लिक सर्विस करना चाहता हूँ। और हमारे मन में अपॉर्चुनिज्म एंड आइडियलिज्म एंड अपॉर्चुनिज्म एंड पब्लिक सर्विस आर कॉन्ट्रडिक्शंस मेरे मन में। तो मैं एज ऑन माई ओन बिहाफ आई कैन से, मुझे कोई डाउट नहीं था। आप मुझे 2 साल पहले पूछते, 1 साल पहले पूछते, मैं यही कहता। मैं बाला साहब को बहुत करीब से जाना हुआ व्यक्ति हूँ। आई न्यू हिम वेरी वेल इन द डेज व्हेन आई वाज एन एंटरप्रेन्योर, एंड आई नो दैट आज के शिवसेना और बाला साहब ठाकरे का शिवसेना में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। लीडरशिप के बारे में कह रहा हूँ। और ये अनरावलिंग वाज ओनली अ मैटर ऑफ टाइम। तो अपॉर्चुनिज्म इज़ अ शॉर्ट टर्म फिनोमिनन, आइडियलिज्म एंड आइडियोलॉजी इज़ अ लॉन्गर टर्म स्ट्रेंथ। राइट, आइडियोलॉजी, अपॉर्चुनिज्म, एक अपॉर्चुनिटी भारतीय जनता पार्टी ने भी इसमें देखी, और वो दुनिया भी देख रही है। देखते हैं आगे क्या होता है। कमेंटेटर हैं आप कुछ कुछ बोल सकते हैं तो वी आर कमेंटेटर एंड स्पेक्टेटर बोथ, एंड आई डोंट हैव टू एग्री और एक्सेप्ट। यस। आगे बढ़ते सर, राष्ट्रपति का चुनाव भी आ रहा है, और यशवंत सिन्हा जी ने जो कॉन्फिडेंस जताया है कि वी हैव द मेजॉरिटी, कैसे उसको जस्टिफाई करते हैं आप? देखिए, Yashwant Sinha has justified confidence about hundreds of things in the past and has failed on 101 things in the past. ऐसा उनको छोड़िए। एक आज देखिए द्रौपदी मुर्मू जी, आप देखिए what a strength, what a story this is for Indian democracy. एक ट्राइबल महिला टीचर, और जिनका लाइफ हैज़ बीन कमिटेड टू पब्लिक सर्विस डिस्पाइट फैमिली ट्रेजेडी, ऐसे एक व्यक्तित्व को हम सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म फोर्सेस, प्रेसिडेंट ऑफ आवर रिपब्लिक बना रहे हैं। मैं तो मानता हूँ हम डिस्ट्रैक्ट ना हो यशवंत सिन्हा की कहानियाँ, उनके नॉइज़ से। यही इस पर फोकस करके आप देखेंगे, भारतीय रिपब्लिक, भारतीय डेमोक्रेसी, भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन के लिए इससे गर्व भरा क्या
हो सकता है। लेकिन ये डेमोक्रेसी का गर्व है, लेकिन कहीं इसके साथ कोई एक तीर से दो निशान या कोई राजकीय लाभ लेने की कोशिश? नहीं, देखिए, ये तो हर कमेंटेटर को एक बर्थ राइट है कि एवरी मोटिव कैन बी व्यू थ्रू द प्रिज्म ऑफ सिनिसिज्म। राइट। ये तो दैट इज़ द बर्थ राइट ऑफ एवरीबडी। मैं ये सब उसमें जाना नहीं चाहता। सिनिसिज्म करते ही रहेंगे, इसमें कोई मैं ओपोज भी नहीं करूँगा आप हेल्दीली सिनिसिज्म। लेकिन मैं मानता हूँ इफ़ यू रिमूव ऑल द सिनिसिज्म एंड लुक एट ओनली दिस स्टोरी थ्रू द आइज ऑफ द स्टोरी, दैट ऐसे एक महिला जो ट्राइबल हैं, टीचर हैं, सालों से पब्लिक लाइफ में जुड़े हैं, उनको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनने का एक मौका मिल रहा है। ये तो अगर आप 1970s में होते, 1980s में होते और आप प्रेडिक्ट करते, इम्पॉसिबल। तो उनको अपॉर्चुनिटी मिल रहा है टू बी सेलिब्रेटेड बाय द कंट्री। राइट। तो मैं मानता हूँ ये, मैं उस निगाह से देखता हूँ। बाकी पॉलिटिकल सिनिसिज्म और पॉलिटिकल कमेंट्री तो चलता रहेगा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच संदेश न्यूज़ से बातचीत करने के लिए।